Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you Gauss's law. Gauss's law को डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया का। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो हमारे पास फ्लैट सरफेस के लिए था, प्लेन के लिए था। इसमें जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे वो हमारे पास होगा सफ़ेयर के लिए। तो ये जो सफ़ेयर के ज़रिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको भी बेसिकली हम कहते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की सबसे पहले हम डेफिनेशन और मैथमेटिकल स्टेप करते हैं। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इन क्लोज इट। क्लोज सरफेस हमारे पास क्या है? ये क्लोज सरफेस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इसके अंदर ये जो क्लोज चार्ज है, इसकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसके अंदर जो मीडियम है एप्सिलॉन है, ये उन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोज सरफेस क्या चीज़ है। क्लोज सरफेस वो चीज़ है अगर हम उसके एक पॉइंट से, सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है, अगर मैं इसके एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करूं तो मूव करता करता दोबारा मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊं तो ये मेरे पास क्या होगी? क्लोज सरफेस होगी। ये भी क्लोज सरफेस हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करूं, मूव करता 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 अगेन मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊंगा तो ये भी मेरे पास क्या? एक क्लोज सरफेस है। इसकी और भी काफ़ी एग्जांपल हो सकती हैं। सपोज एक छिपकली है रूम में, अगर वो पहले स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट कर दे, फिर दीवार पे, फिर छत पे, फिर वापस वो उसी पॉइंट पर आ जाएगी, तो ये कमरा भी जो है हमारे पास, तो ये कमरा भी हमारे पास क्या होगा? एक क्लोज सरफेस होगी। मैथमेटिकल स्टेप हमारे पास क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फॉर क्लोज सरफेस के लिए वो क्या? 1 एप्सिलॉन टाइम इनटू द चार्ज। तो लेकिन इसमें हमने सफ़ेयर लेनी है, एक सर्कल नहीं लेना। ये चीज़ जो है हमारे पास एज ए सर्कल हम लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल लिया। ये तार को मैंने बेंड किया हुआ है, ये एज ए मेरे पास एक सर्कल है, इसको मैं सफ़ेयर नहीं कह सकता। सफ़ेयर के लिए मैं क्या करूँगा? क्योंकि सर्कल को हम इसलिए नहीं लेते, सर्कल हमारे पास 2D डायमेंशन में लाई करता है और ये जो सफ़ेयर है वो हमारे पास 3D में लाई करती है। तो क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं इस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर में है, Q एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हम क्या करते हैं? चार्ज है Q इसके सेंटर में पड़ा हुआ है और इससे निकलने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सपोज मेरे पास ये एक सफ़ेयर है और उसमें से निकलने वाली, इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जैसा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, और इससे निकलने वाली ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इसके सेंटर में हमने चार्ज रखा हुआ है, वो हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉजिटिव, हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इधर सपोज कौन सा किया हुआ है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्योंकि हमारे पास क्लोज सरफेस, ये रूम भी आपके पास क्लोज सरफेस है, ये वाली भी आपके पास क्लोज सरफेस है और ये भी आपके पास क्या है? क्लोज सरफेस है। लेकिन हमने इसमें से वो वाली क्लोज सरफेस लेनी है जिसको डील करना आसान हो। सपोज मैं इसको लेता हूँ सफ़ेयर को, क्लोज सरफेस, जो इसकी ये वाली एग्जांपल है, और उसमें से ये वाली निकलने वाली क्या है? उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो उससे अवे जा रही हैं। तो ये मेरे पास जो सफ़ेयर है इसको मैं क्या करता हूँ? छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेता हूँ। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
और इसके सेंटर में क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक हैं, इनको मैंने n पैचेस में डिवाइड किया हुआ है। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये वाला जो है ये क्या है, एरिया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये जो हमारे पास एरिया है, वेक्टर एरिया इसका, वो भी क्या होगा, इस पैचेस के पैरेलल होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जो हमने बनाई हुई है एक सफ़ेयर ली हुई है, तो उसको क्या करते हैं, हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें से पास कर रही है, मैंने क्या किया, ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके गिर्द मैंने ये एरिया, अगर यहाँ से आप इस एरिया को देखें तो आपके पास ये स्ट्रेट है, क्योंकि ये हमने सम लेना है, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। हर एक का वेक्टर एरिया इसकी फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, सपोज मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको, इस हर एक का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी इस पॉजिटिव चार्ज का इसके साइड पर, इसके एंड पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1 है और एरिया 2 का फाई 2 है और एरिया n का फाई n है। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया 1 का इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन A। मैं अब क्या करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का, क्योंकि हमारे पास वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 है। का 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर वेक्टर एरिया ये A1 के लिए, और ये है वेक्टर एरिया 2 के लिए, और ये n तक। इनको मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेशन A में पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन A में मैंने इन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पुट कर दिया तो मेरे पास एक नया रिजल्ट आया। फाई 1 की जगह मैंने पुट कर दिया ये वाला और इसकी जगह ये, तो मेरे पास एक मज़ीद एरिया आया। अब क्या है, ये जो पॉइंट चार्ज Q है, Q पॉइंट चार्ज है, इसका सफ़ेयर के सरफेस से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस सफ़ेयर के सरफेस पर जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस स्फेयर के सरफेस पर क्या होगी, सेम होगी। अब ये सेम होने की वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये जो स्मॉल पैचेस हैं, ये जो स्मॉल एरियाज़ हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, सम कर लेता हूँ। ये तमाम एरियाज़ को मैंने ऐड कर लिया तो ये टोटल क्या होगा, हमारे पास इस सरफेस ऑफ स्फीयर का एरिया आ जाएगा। और वो एरिया किसके इक्वल है, इस सरफेस ऑफ स्फीयर का एरिया r² के। इस सरफेस ऑफ स्फीयर का टोटल एरिया जो है वो किसके इक्वल है, 4 पाई r² के। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉर पॉइंट चार्ज उसकी वैल्यू पुट करता हूँ और ये वाला जो हमारे पास एरिया है सरफेस ऑफ स्फीयर Q ओवर एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इस पॉजिटिव चार्ज का क्या है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके इक्वल है। और यही क्या कहलाता है, हमारे पास यही मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहलाती है, गाज़ीज़ लॉ कहलाती है। अब ये वाला जो गाज़ीज़ लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, अंदर इस सरफेस के अंदर जो पड़ा हुआ चार्ज है उस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इसके सेंटर में जो पड़ा हुआ चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ पर, और इसके दरमियान जो मीडियम है उस पे डिपेंड करता। जितना ये मीडियम ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और जितना ये चार्ज ज़्यादा होगा तो इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब और ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये वाला किसी साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक वो क्या है, वो किसी शेप पे डिपेंड नहीं करता। सपोज़ मेरे पास ये एक क्यू चार्ज है, इसकी जो स्फेयर है वो समाल है और इस चार्ज की क्या है हमारे पास स्फेयर वो ज़्यादा है, इससे बड़ी है। तो इन दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होना तो ये चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इस चार्ज की बानिस्बत इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है इस पॉइंट की बानिस्बत। लेकिन जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज उस पे डिपेंड करता है, इसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। उसकी वजह ये है, अगर ये देखें ये समाल स्फेयर है तो इसका वेक्टर एरिया भी क्या होगा, समाल होगा। इसका जो वेक्टर एरिया है वो क्या होगा, समाल होगा। और ये बड़ी स्फेयर है तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है और इसका वेक्टर एरिया ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसका वेक्टर एरिया कम है। तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। एक सरफेस वो ली है जिसकी साइडें क्या फ्लैट हैं, स्ट्रेट हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। होना तो ये चाहिए कि सेंटर से ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल क्या है, हमारे पास वेक्टर एरिया है। और ये क्योंकि स्ट्रेट सरफेस है तो इसका भी वेक्टर एरिया क्या होगा, इस फ्लैट सरफेस के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। लेकिन इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड पे जा रही हैं और वेक्टर एरिया क्या है, इस साइड पे जा रहा है। तो इसका क्या है, एंगल हमारे पास ज़्यादा है। इसमें तो ये पैरेलल वाली शर्त जो है वो होल्ड नहीं कर रही, इसको तो इसके पैरेलल होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम है। वो किस तरह, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसका जो वेक्टर एरिया है वो इस साइड पे, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास ज़्यादा था। इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई तो ये वाला जो हमारे पास एंगल था वो क्या हो गया, कम हो गया। ये एंगल बढ़ गया और इधर एंगल कम हो गया। वेक्टर एरिया का जो ये वाला एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। ओवरऑल जो हमारे पास होगा इसका रिजल्ट वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।